नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 जनवरी 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के, एक इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया को एक नेशनल विजन की आवश्यकता है। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, इंडिया के जो बाकी देशों के साथ बॉर्डर लगते हैं, हमारे पड़ोसी देशों के साथ, उनकी सुरक्षा के लिए एकमात्र सिंगल फोर्स होनी चाहिए। अभी आर्मी के साथ 4 अलग अलग फोर्सेस हैं जो 6 देशों के साथ बॉर्डर लगता है उसकी सुरक्षा के लिए। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आर्टिकल है ड्यूटीज एंड राइट्स के बीच रिलेशंस का। 16 दिसंबर को ना हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था ड्यूटीज एंड राइट्स के बीच रिलेशनशिप से संबंधित। तो आज जो ये आर्टिकल है ना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी 16 दिसंबर वाला जो आर्टिकल था ना ड्यूटीज एंड राइट्स से संबंधित, वो हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया था। क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करना है आपको, डिस्कस द रिलेशंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आपको लगता है कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 250 वर्ड्स में। कोट है आज का, टीच चिल्ड्रन हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक। मार्गरेट मीड ने यह बात कही थी। इसका क्या मतलब है? क्या लिखोगे अगर ऐसा पूछ लिया यूपीएससी ने? अगर देखो एथिक्स में लिखना है तो आप इस प्रकार से लिखोगे कि आज के जो बच्चे हैं ना, वो कल को इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। और बच्चे देखो ऐसा नहीं कि मतलब रोबोट की तरह हैं, उनको बिना सोचे अगर हम बोलते हैं ना कि ये याद कर लो, आपको भी बोला गया था, मतलब हम सबको बचपन में बोला गया था, किसी ना किसी टीचर ने तो बोला होगा कि इसे याद कर लो, ये एग्जाम में आएगा। होता क्या है, वो चीज़ हम याद कर लेते हैं लेकिन फिर वो हम भूल जाते हैं। लेकिन जो चीज़ बच्चे ने समझ के की है ना, वो बच्चा कभी नहीं भूलता। मतलब बच्चे को ना आप क्यूरियस रहना सिखाओ, उसको बोलो कि आप हर एक आइडिया के बारे में सोचो, क्यूरियस रहो, नई नई चीज़ों के बारे में सोचो। तो इस प्रकार से अगर बच्चे जब सोचेंगे ना, तो वो नई नई एडवांसमेंट लेके आएंगे, वो बेसिक कंसेप्ट ही बदल देंगे सोचने का। अभी तक की जो थ्योरी है ना, साइंटिफिक रिसर्च है, वो उसको क्वेश्चंस रेज करेंगे अगर वो सोचेंगे अपने हिसाब से। लेकिन अगर उनको ये बोला गया बस इतना याद रख लो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, फिर बच्चे की जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो खराब हो जाएगी, थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाएगी। जैसे राइट ब्रदर्स का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा सकता है। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन डेवलप किया था ना, तो उस समय प्रॉपर एनवाई टाइम्स में ना एक आर्टिकल छपा था जो राइट ब्रदर्स का मजाक उड़ा रहा था कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि पंछी उड़ते हैं, इंसान नहीं उड़ सकता। ये राइट ब्रदर्स जिस मशीन पे काम कर रहे हैं ना, वो मशीन कभी बन ही नहीं सकती। इस प्रकार का आर्टिकल्स एडिटोरियल आया था एनवाई टाइम्स में। आज हालात क्या हैं आपको पता है। उसी प्रकार से देखो, टेलीफोन से इस प्रकार से इंसान बात कर सके, इंटरनेट पर विद इन सेकेंड्स हम मेल पढ़ सकें, क्या ऐसा पहले कभी किसी ने सोचा था? किसी ने तो देखो सोचा ही होगा, तभी तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई ना। तो आज के समय में जो नहीं है उसकी परिकल्पना हम करते हैं, तभी तो फिर साइंटिफिक एडवांसमेंट्स आती है। इसलिए बच्चों को ये मत बताओ आप क्या सोचें, वो क्या याद करें, वो बस उसको सोचना सिखाइए, थॉट प्रोसेस उसकी डेवलप करने में उसकी मदद कीजिए। अच्छा, एथिक्स में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। पब्लिक सर्विस में आप काम कर रहे हो तो कौन कौन से डायलेमाज आप फेस कर सकते हो? एथिकल डायलेमा तो आप जानते हो ना, मैं ब्रीफ में बता देता हूं। एथिकल डायलेमा देखो वो सिचुएशन होती है जब आप 2 कॉम्पिटिटिंग वैल्यूज के बीच कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी वैल्यू का मैं चुनाव करूं। जैसे देखो 2 कॉम्पिटिटिंग वैल्यूज हैं, एक तरफ सिक्योरिटी है, दूसरी तरफ प्राइवेसी है। अब आपको डिसीजन लेना है, प्राइवेसी को ज़्यादा तवज्जो दोगे या फिर सिक्योरिटी को ज़्यादा तवज्जो दोगे। तो ये आपके लिए डिफिकल्ट डिसीजन लेने वाली बात हो जाएगी। मतलब दोनों वैल्यूज कॉम्पिटिटिंग होनी चाहिए, डिसीजन लेना मुश्किल होना चाहिए, तभी वो एथिकल डायलेमा होगा। समझ गए? जैसे जस्टिस एंड मर्सी हैं, एक तरफ जस्टिस की वैल्यू, दूसरी तरफ मर्सी। किसी ने अपराध किया है तो जस्टिस मिलना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन उसके घर में कोई नहीं है कमाने वाला, उसके अलावा उसको सजा हो गई तो बूढ़ी माँ जो है वो घर में रह जाएगी जो बीमार रहती है। तो दूसरी तरफ मर्सी है कि उसको दया दिखाई जाए उसके ऊपर। तो 2 वैल्यूज के बीच में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। एक तरफ जस्टिस ये कहता है उसको सजा मिलनी चाहिए, मर्सी की वैल्यू ये कहती है कि उसे माफ कर देना चाहिए क्योंकि उसके घर में बूढ़ी माँ है। तो ये एथिकल डायलेमा है, कौन सी वैल्यू का आप चुनाव करोगे। उसी प्रकार से पब्लिक सर्विस में आप जनरली कौन कौन से डायलेमास को फेस कर सकते हो, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊं। जैसे देखो, सबसे पहले सीनियर्स का आदेश आ गया कि आपको ये काम करना है, जैसे फुटपाथ पे जो लोग हैं इनको हटाना है अभी के अभी, लेकिन आपके मन में ये आया कि अभी सर्दी का टाइम है, इनको नहीं हटाना चाहिए। तो डायलेमा आ गया, सीनियर्स के ऑर्डर का पालन करूं या फिर पब्लिक
गुड के बारे में सोचूं, भले के बारे में सोचूं, तो ये एथिकल डायलेमा हो गया। और एथिकल डायलेमास के एग्जांपल देता हूं पब्लिक सर्विस में, सीक्रेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी। प्रशासन में देखो बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट रहती हैं, लेकिन जनता के हित तब इंश्योर होंगे जब ट्रांसपेरेंसी आती है। तो दोनों के बीच में एथिकल डायलेमा है। और एग्जांपल्स बताइए, आप खुद से सोचिए, एग्जांपल देने के लिए अपनी थोड़ी थॉट प्रोसेस को और ज़्यादा एक्सपेंड कीजिए। जैसे देखो एफिशिएंसी वर्सेस ऑनेस्टी। आप डीएम हो, आपको एक महत्वपूर्ण टास्क देखना है, आपके सामने ना दो लोग हैं, एक ए है एक बी है। ए ज़्यादा ऑनेस्ट है लेकिन बी ज़्यादा एफिशिएंट है, आप किसको चुनोगे, ए को चुनोगे या बी को चुनोगे? ये एथिकल डायलेमा है आपके सामने। और एग्जांपल लीजिए, रूल्स वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। एक ऐसा एम्प्लॉय है जो काम अच्छा करता है लेकिन वो टाइम पे नहीं आता, उसको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? रूल्स को प्रायोरिटी दोगे, नहीं भैया 9 बजे आना है तो आना ही है, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी को प्रायोरिटी दोगे क्योंकि वो काम तो अपना करके ही जाता है, ऐसा नहीं है कि वो काम अपना छोड़ देता है, तो कौन सी वैल्यू को आप प्रायोरिटी दोगे? तो ये कुछ जो एथिकल डायलेमास हैं पब्लिक सर्विसेज में फेस किए जा सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो एम्प्लॉइज होते हैं वो कौन कौन से एथिकल डायलेमास फेस करते हैं? ये तो आप बता दोगे। कल परसों हमने स्टीरलाइट का एग्जांपल आर्टिकल डिस्कस किया था ना, तो स्टीरलाइट कंपनी के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या सोचा होगा? उन्होंने भी एथिकल डायलेमा फेस किया होगा। कंपनी का प्रॉफिट सोचे या फिर जनता का भला सोचे? उन्होंने प्रॉफिट पे ध्यान दिया, तभी तो वो एमिशंस वगैरह उन्होंने खुला रिलीज कर दिया, ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर दिया। और एग्जांपल्स बताइए। एक सिंपल एग्जांपल है, कंपनी के अधिकारी ये डायलेमा फेस करते हैं, एम्प्लॉइज को सैलरी इंक्रीज करें या फिर कंपनी ज़्यादा मुनाफा कमाए। बहुत बार ये डायलेमा आता है, प्रमोटर जिन्होंने कंपनी को इस्टाब्लिश किया उनके बारे में सोचा जाए या फिर कंपनी में जिसके पैसे लगे हैं उसके बारे में सोचा जाए। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा सा ब्रीफ में ये एथिकल डायलेमास डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया के लिए नेशनल विजन की आवश्यकता से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इवन देखो इस आर्टिकल के पॉइंट्स ना कहीं ऐसे में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले एक केस स्टडी मैं आपको देता हूं। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, ए और बी। ए स्टूडेंट तो देखो आपकी तरह सीरियस है, जो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करता है, प्लान बनाता है, पहले मेंस की तैयारी करता है, उसके बाद प्री में जब कुछ समय रह जाता है तो प्री की तैयारी करता है, क्योंकि उसको पता है प्री के बाद मेंस के लिए कम टाइम बचेगा। समझ रहे हो? सारा कुछ सिस्टमेटिक ढंग से, प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखना, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना, करंट ट्रेंड को देखते हुए। लेकिन एक बी एस्पायरेंट है जो ज़्यादा प्लान से तैयारी नहीं कर रहा है, उसके पास विजन नहीं है, वो सारा साल प्री की तैयारी करता रहता है और मन आता है वो पढ़ता है। ऐसा नहीं कि एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं, जब मन किया इकोनॉमी पढ़ ली, मन किया तो इन्वायरमेंट पढ़ लिया, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी एनालाइज नहीं करता है। तो यहाँ पे जो ए स्टूडेंट है ना, वो तो देखो है जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम्पल समझ के देखिए, वो है चाइना। चाइना पूरा काम विजन के साथ करता है। चाइना समय समय पर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट रिलीज करता है, इकोनॉमी डॉक्यूमेंट रिलीज करता है। और बी जो एस्पायरेंट है ना, जो स्ट्रेटेजी बना के सिस्टमेटिक ढंग से काम नहीं करता है, नहीं पढ़ता है, वो है इंडिया। इंडिया में जब कोई मेजर क्राइसिस आ जाते हैं ना, तब इंडिया एकदम से प्लान बना देता है। इस आर्टिकल में आपको यही एसेंस देखने को मिलेगा। एक लाइन है जो आप ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हो, अल्फ्रेड टी महान, इनका नाम आपने सुना भी होगा। ये काफ़ी फेमस ग्रेट नेवल स्ट्रेटेजिस्ट थे। ये 1892 में यूएसए में नेवल वार कॉलेज में अपनी एक स्पीच दे रहे थे। तो इन्होंने बोला, पूरा वर्ल्ड जानता है कि हम एक नई नेवी बना रहे हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है, जब हमारी नेवी बन जाएगी तो हम उसके साथ क्या करने वाले हैं? समझ रहे हो? इस लाइन से क्या पता लगता है? इस लाइन से पता लगता है प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शौक के लिए नई नेवी बना ली और बन गई तो फिर सोच रहे हैं कि अच्छा अब इसका क्या करें। नहीं, आपके पास एक विजन होना चाहिए। आपकी नई नेवी बन रही है, इस नेवी का हम इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। ये होती है प्लान की कीमत, प्लान की इंपॉर्टेंस। आप चाइना का एग्जाम्पल लीजिए। 2015 में ना चाइना ने अपना मेड इन चाइना डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, जिसमें चाइना ने यह सोचा था कि 10 साल के अंदर अंदर वो 10 की हाईटेक इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे, ताकि फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंस कम की जा सके। टारगेट ये था इस डॉक्यूमेंट में 2025 आते आते 70% सेल्फ सफिशिएंट बनना, यानी 70% टेक्नोलॉजीज में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करना, और 2049 आते आते
2049 में चाइना को बने 100 साल पूरे हो जाते हैं। तो 2049 आते आते टेक्नोलॉजी के मामले में डोमिनेंट पोजीशन हासिल करना, तो ये प्लान था चाइना का। इसके अलावा देखो 2019 में एक डिफेंस वाइट पेपर भी रिलीज किया गया, जिसमें कहा गया कि 2035 आते आते जो चाइना की आर्म्ड फोर्सेस है ना, वो नेशनल डिफेंस और मिलिट्री को पूरी तरह से मॉडर्नाइज कर देंगी। और 2049 आते आते 2049 आते आते जो पीपल आर्म्ड फोर्सेस है ना चाइना की, वो वर्ल्ड क्लास फोर्स बन जाएगी। अब आप समझ रहे हो ये सारी चीजें, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से 2035 तक क्या होगा, 2049 तक क्या होगा। चाइना हमेशा से देखो स्ट्रेटजी पर चलता आया है। जब चाइना अपनी इकोनॉमी पर काम कर रहा था ना, वो भी चाइना की एक रणनीति थी। डेंग जियाओपिंग, ये चाइना के राष्ट्रपति थे ना, इन्होंने एक बार बोली थी, हर एक चाइनीज को अपनी कैपेबिलिटी को छुपाओ और अपनी बारी का इंतजार करनो, अपने टाइम का इंतजार करो। उस समय देखो चाइना के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, जो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक कैपेबिलिटी थी उसको चाइना छुपा के रखता था, सही समय आने का इंतजार कर रहा था। और आज चाइना के अनुसार वो समय आ गया है। आज चाइना देखो कितनी एग्रेसिवनेस शो कर रहा है, साउथ चाइना सी में यूएसए को चैलेंज कर रहा है हर एक जगह। हांगकांग में वहां के लोगों को जो थोड़ी बहुत लिबर्टी पहले मिली हुई थी, वो लिबर्टी, वो राइट्स उनसे छीने जा रही हैं। चाइना को वेस्टर्न कंट्रीज की कोई परवाह नहीं है। ताइवान को खुली धमकी चाइना के द्वारा दी जा रही है। यानी चाइना ने अपने लिए बारी का इंतजार किया, धीरे धीरे कैपेबिलिटी को इनहेंस करता रहा। इवन देखो आप वेस्टर्न कंट्रीज से भी सीख सकते हैं। जब कोल्ड वॉर चल रहा था ना यूएसए और यूएसएसआर के बीच, तो उस समय 1961 में जॉन एफ कैनेडी यूएसए के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने बोला था 10 साल के अंदर अंदर हम मून पर मैन को भेजेंगे, और आखिरकार भेजा भी। नील आर्मस्ट्रांग गए थे ना 1969 में, 1969 में। तो इन्होंने 10 साल का टारगेट रखा। उसके बाद सरकार ने ना नासा को, जो यूएस की स्पेस एजेंसी है, नासा को पूरी पावर दी, पूरे रिसोर्स दिए, किसी रिसोर्स की कमी नहीं आने दी। और नासा के साइंटिस्ट ने भी इस टाइमलाइन को पूरा किया, यानी 8 साल के अंदर ही मैन को भेज दिया, एस्ट्रोनॉट को भेज दिया मून के ऊपर। और हमारा केस देखिए, 2018 में अगस्त में यह अनाउंस किया था प्रधानमंत्री मोदी ने कि हम 2022 से पहले एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे स्पेस में। अभी क्या चल रहा है, 2022। कोई है, मतलब दिख रही है आपको कोई ऐसी अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से कि इस साल हम इस महीने में एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे? नहीं। 2021 में हमने कितने स्पेस मिशन लॉन्च किए? 2। और चाइना ने कितने किए? 47। ऐसा लगता है जैसे देखो इंडिया में प्रोग्राम पहले अनाउंस हो जाता है और बाद में सोचते हैं अच्छा ये प्रोग्राम है, कैसे इंप्लीमेंट करें इसे। आत्मनिर्भर भारत कैंपेन की चर्चा की जाती है। इस कैंपेन ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हमारे देश में। लेकिन राइटर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या ये ज़रूरी है कि 100% प्रोडक्ट्स सब कुछ इंडियन ही हो? राइटर ये भी पूछना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है आज के इस ग्लोबलाइजेशन के युग में कि आप हर एक चीज़ में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करो? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी दूसरे देश की महारत हासिल हो उस प्रोडक्ट में, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट जो है वो सस्ता प्रोड्यूस करेगा वो देश। तो फिर हम उस प्रोडक्ट में, अगर वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी नहीं है जो सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो फिर हम क्यों उस प्रोडक्ट में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करना चाहेंगे, जब वो प्रोडक्ट जो सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो दूसरे देश से हम सस्ता खरीद सकते हैं। अगर आप हर एक प्रोडक्ट में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करने की कोशिश करोगे तो फिर आप व्यापार कैसे करोगे दूसरे देशों के साथ? और देखो ऐसा नहीं है कि इंडिया में सब कुछ गलत ही हो रहा है। इंडिया में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट हुए हैं। जैसे आज के समय में काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज हैं जो ड्रोन डेवलप कर रही हैं, यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स डेवलप कर रही हैं। हमारे देश की प्राइवेट कंपनीज ने इसमें कुछ हद तक एडवांसमेंट्स हासिल की है। हाँ, चाइना, इजराइल, इन देशों के अपेक्षाकृत इंडिया अभी भी काफ़ी पीछे है। डीआरडीओ ने रडार और मिसाइल्स के क्षेत्र में काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। बट देखो, जब इंडिया की किसी डोमेन में पावर प्रोजेक्ट की गई है ना, तो उस पावर को सस्टेन करना भी जरूरी है। जैसे इंडिया को वर्ल्ड की वैक्सीन कैपिटल कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है, लेकिन सेकेंड वेव के दौरान ना थोड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई, हमारे देश में भयंकर सेकेंड वेव आ गई, तो इंडिया काफ़ी सारे देशों को जो वैक्सीन देने वाला था ना, खास करके हमारे पड़ोसी देशों को, उनको इंडिया वैक्सीन दे नहीं पाया। इससे इंडिया की जो इमेज है ना थोड़ी खराब हुई। बांग्लादेश ने तो इवन पैसे भी दे दिए थे, बावजूद इसके इंडिया वैक्सीन ज़्यादा दे नहीं पाया। और इवन कुछ हमारे पड़ोसी देशों को चाइना का रुख करना पड़ा कोविड-19 की वैक्सीन के लिए।
और एग्जाम्पल दिया जाता है इंडिया का, जब जब इंडिया में कुछ सिक्योरिटी संकट आता है ना, जैसे कारगिल, मुंबई में 26/11, डोकलाम क्राइसिस, उरी, पुलवामा, तब इंडिया कुछ स्टेप्स लेता है। टीम को भेजा जाता है फॉरेन कंट्रीज में कि जाओ ये हथियार खरीद के लाओ, इनकी आवश्यकता है। लेकिन कोई नेशनल विजन नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन की हाँ 2035 आने तक हम हर हाल में 50% सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करेंगे डिफेंस के सेक्टर में। ऐसी कोई विजन, ऐसा कोई प्लान सरकार बनाती नहीं है, जबकि सरकार को बनाना चाहिए। सरकार एक नेशनल विजन डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करे, जो कि देखो 3 स्टेप की प्रोसेस से होके गुजरे। सबसे पहले तो आप सफिशिएंट टाइम दो इंडिया के लिए। अगर नेशनल विजन वाला डॉक्यूमेंट बने ना, तो उसको आप टाइम देके बनवाओ, ऐसा नहीं जल्दबाजी में 2-3 महीने में बनवा लिया, नहीं। दूसरा पॉइंट, हर एक इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को कंसीडर किया जाए। मतलब डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें बताया गया हो कि हमारी इकोनॉमी कैसी होगी आने वाले कुछ सालों में और कैसे हम वो मुकाम अचीव करेंगे। उसी प्रकार से किन किन टेक्नोलॉजीज पर हम फोकस करने वाले हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज में हम महारत हासिल कर लेंगे, कौन से साल तक, ये सारी चीज़ें शामिल हों। और सबसे तीसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ यार कुछ चीज़ें तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें पॉलिटिक्स ना हो, जैसे एजुकेशन है, स्किल है। ऐसी चीज़ों के बारे में क्या होना चाहिए, एक नेशनल कमेटी बन जाए। कांग्रेस, बीजेपी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना, वो आपस में एक ऑल पार्टी मीटिंग करके ना डिसाइड कर लें कि देखो ये एक्सपर्ट्स हैं, ये हमारे देश की धरोहर हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इनका रुझान नहीं है, और ये एक्सपर्ट्स की बॉडी हमारे देश में एजुकेशन और स्किल अच्छी करने के लिए काम करे, और इस मुद्दे पर हम मिलकर राजनीति नहीं करेंगे, ये इसको हम नेशनल इंटरेस्ट में छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं हमेशा सोचता हूं ऐसा क्यों नहीं होता है। लेकिन राइटर आज वही पॉइंट बोल रहे हैं कि जो विजन बनाए जाए ना, ये उसको ना एक एक्सपर्ट्स बॉडी इंप्लीमेंट करे, और उस एक्सपर्ट्स बॉडी पे ना सभी पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति हो, और फिर उस मुद्दे पर राजनीति ना हो। मतलब कांग्रेस, बीजेपी, जो ये मेन पार्टीज है ना, वो सहमत हो कि हाँ ये एक्सपर्ट्स बॉडी इस नेशनल विजन को इंप्लीमेंट करे और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। फिर काफी अच्छे से जो इंडिया के लिए नेशनल विजन डॉक्यूमेंट बनेगा ना, उसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है इस एक्सपर्ट बॉडी के द्वारा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है, इंडिया को एक सिंगल एजेंसी की आवश्यकता है जो सभी बॉर्डर्स को गार्ड कर सके। अभी देखो इंडिया के अलग अलग देशों के साथ जो बॉर्डर लगते हैं ना, उनकी सुरक्षा के लिए अलग अलग एजेंसीज हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है उसकी सुरक्षा के लिए BSF है, जबकि आर्मी भी पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर पर सुरक्षा करती है, एक तो सियाचिन में और एक LOC पर। आगे देखेंगे हम क्या सिचुएशन है। अभी फिलहाल आप ये जानिए GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये देखो इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया का टोटल लैंड बॉर्डर है 15,106 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कितना है 3323, चाइना के साथ 3488, और बांग्लादेश के साथ 4096, नेपाल के साथ 1751, भूटान के साथ 699 और म्यांमार के साथ 1643। एक क्विक क्वेश्चन आपसे पूछूं, 4 देश हैं, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। आपको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि कौन से देश के साथ इंडिया सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है, यानी सबसे पहले वो देश आएगा जिसके साथ इंडिया सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, मतलब बॉर्डर लेंथ सबसे ज़्यादा है। बताइए सबसे पहले कौन सा देश आएगा, कौन से देश के साथ इंडिया सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है? बांग्लादेश, कितना 4096। दूसरे नंबर पे बताइए चाइना या पाकिस्तान, जल्दी बोलिए। चाइना, चाइना के साथ कितना 3488। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कितना 3233। और सबसे लास्ट में बताइए, लास्ट में तो नेपाल ही बच गया नेपाल ही हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती हैं। चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। हमने जान लिया कि कौन कौन से देशों के साथ हमारा बॉर्डर लगता है और कितना बॉर्डर लेंथ है। वैसे यहाँ पे अफगानिस्तान भी आना चाहिए, अफगानिस्तान के साथ भी हमारा बॉर्डर लगता है। लेंथ बिल्कुल छोटी सी है, 106-107 किलोमीटर कुछ इतना है, अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है। लेकिन ये एरिया अभी पाक के पास है, पाक अधिकृत कश्मीर। देखो अभी ना इन सभी देशों के साथ जो बॉर्डर लगता है, इनको गार्ड करने के लिए ना अलग अलग एजेंसीज हैं। जैसे देखो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो गार्ड करती है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगते बॉर्डर को। LAC पर ITBP यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस और असम राइफल्स इंडिया के बॉर्डर को गार्ड करती हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB
ये गार्ड करती हैं नेपाल और भूटान के साथ लगते बॉर्डर को, और असम राइफल्स ये म्यांमार के साथ लगते बॉर्डर को गार्ड करती हैं। कुल मिला के आर्मी के अलावा 4 एजेंसीज हैं जो 6 पड़ोसी देशों के साथ लगते बॉर्डर की सुरक्षा करती हैं। इसके अलावा नेवल सुरक्षा करने के लिए यानी मैरीटाइम बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए एकमात्र एजेंसी है जिसका नाम है कोस्ट गार्ड। समझ गए अभी क्या सिचुएशन है। यहां पर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कौन से बॉर्डर को कौन सी एजेंसी फिलहाल गार्ड करती है। प्री में मेंस के लिहाज से राइटर ये बोलते हैं इतनी सारी एजेंसीज के बजाय इंडिया को एक एजेंसी की आवश्यकता है। क्यों? आप फिलहाल ना करंट डेवलपमेंट्स देखिए। चाइना ने लैंड बॉर्डर लॉ पास किया जो 1 जनवरी से लागू हो चुका है। इस लॉ के अनुसार चाइना की बॉर्डर एजेंसीज को पावर दी गई है चाइना के बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए। इसके अलावा चाइना बॉर्डर पर जाओकांग ये जो विलेजेस है ना, जियाओकांग यानी मॉडर्न प्रोस्पर्स विलेजेस, ऐसा चाइना का ये कंसेप्ट है। तो ये जो विलेजेस है ना चाइना बॉर्डर पर बसा रहा है। चाइना का मकसद ये है कल को अगर बातचीत होती भी है ना बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझाने के लिए तो ये बोला जा सके कि देखो यहां पे तो हमारे गांव हैं, ये एरिया तो हमारे पास ही है। समझ रहे हो ना, ये चाइना की रणनीति है। ऑलरेडी 2 गांव जो है ना वो चाइना इस्टेब्लिश कर चुका है अरुणाचल प्रदेश में डिस्प्यूटेड एरियाज में। और पाकिस्तान की तरफ से तो आपको पता है मिलिटेंसी चलती ही रहती है, पाकिस्तान मानता नहीं है। लद्दाख रीजन में चाइना के साथ फिलहाल क्राइसिस है। तो इन सिचुएशंस में एक बॉर्डर एजेंसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दूसरे देशों का एग्जांपल लीजिए। ईरान के बॉर्डर को एक ही एजेंसी गार्ड करती है, बॉर्डर गार्ड कमांड। इटली के बॉर्डर को एक ही एजेंसी गार्ड करती है, बॉर्डर पुलिस सर्विस। और रशिया में भी एक ही एजेंसी रशिया के बॉर्डर की सुरक्षा करती है, बॉर्डर गार्ड सर्विस। यूएस में बॉर्डर सुरक्षा जो है वो होमलैंड सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। चाइना में चाइना के बॉर्डर की सुरक्षा कौन करता है? पीपल्स आर्म्ड पुलिस। पाकिस्तान में 2 फोर्सेस हैं। अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है ना वहां पे फ्रंटियर कोर्प्स है, और इंडिया के साथ जो बॉर्डर लगता है वहां पे पाकिस्तान की फोर्स है, रेंजर्स। तो जब इन सब देशों में एक ही एजेंसी, पाकिस्तान में 2 हैं, एक ही एजेंसी अगर बॉर्डर की सुरक्षा कर सकती है तो इंडिया में एक ही एजेंसी बॉर्डर की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकती? अब आपके मन में आया होगा अरे दूसरे देशों के देखे देखे थोड़ी ना चलना होता है, आर्ग्यूमेंट की बात करो ना, क्यों एक एजेंसी होनी चाहिए? आर्ग्यूमेंट्स तो दो। तो ये लो, आर्ग्यूमेंट्स भी आप ले लो। सबसे पहला पॉइंट देखो, जब इतनी सारी एजेंसीज बॉर्डर की सुरक्षा करती है ना, इंडिया का बॉर्डर सुरक्षा का काम जो है ना और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। दूसरा पॉइंट, इतनी सारी एजेंसीज के बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। बॉर्डर सुरक्षा के लिहाज से देखें तो इतनी सारी एजेंसीज आपस में अच्छे से प्लान नहीं कर पाती, जॉइंट ट्रेनिंग भी नहीं हो पाती, क्योंकि टेरेन अलग अलग है ना। लद्दाख रीजन में टेरेन अलग है, बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर लगता है वहां पे टेरेन अलग है, प्लेन एरियाज हैं। तो अलग अलग जगह पे टेरेन अलग अलग है। हालांकि देखो ये पॉइंट वैसे खिलाफ में भी दिया जा सकता है, सोच के देखिए कि एक एजेंसी का होना जरूरी भी क्यों है जब टेरेन अलग अलग है हर दिशा में, तो हर एक फोर्स की अपनी एक्सपर्टीज है। जैसे आईटीबीपी के बारे में कहा जाता है कि ये पहाड़ों में ज़्यादा अच्छे से इंडिया के बॉर्डर की सुरक्षा कर सकती है, और इसको चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध की हार के बाद ही इस्टेब्लिश किया गया था। तो आईटीबीपी को उस टेरेन में लड़ने का अनुभव हासिल है, एक्सपर्टीज है। तो ये पॉइंट तो खैर खिलाफ में भी दिया जा सकता है, लेकिन दूसरा पॉइंट फिलहाल आप समझ गए ना क्या है। राइटर के अनुसार दूसरा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नहीं इस्टेब्लिश हो पाता इतनी सारी एजेंसीज के बीच में। तीसरा, वैसे देखो आमतौर पे ये होता है कि युद्ध की सिचुएशन में आर्मी आगे आती है। जैसे जब युद्ध होता है ना, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो जाए तो आर्मी आगे जाएगी, बीएसएफ से पोस्ट ले लेगी आर्मी कि आप पोस्ट हमें दे दीजिए। बीएसएफ जैसी फोर्स जो बनी है ना वो पीस टाइम के लिए बनी है, जब शांति हो तब बॉर्डर की सुरक्षा की जा सके। युद्ध लड़ने के लिए बीएसएफ नहीं बनी है। हालांकि देखो अब हालात ऐसे हो जाएं तो फिर तो हो सकता है कि पुलिस को भी लड़ने के लिए भेज दिया जाए, लेकिन बीएसएफ बनी ही इसलिए है कि शांति के समय बॉर्डर की सुरक्षा की जा सके। लेकिन राइटर ये कहते हैं शांति रहती कहां पे है? पाकिस्तान हमेशा तो फायरिंग करता रहता है, वो बात अलग है। पिछले 1 साल से बॉर्डर पर रिलेटिवली शांति है जब से वो सीज फायर एग्रीमेंट फिर से रिवाइव हुआ है, लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर लगता है वहां पे टेंशंस तो रहती ही हैं। और चाइना के साथ जो बॉर्डर लगता है उसमें आप देख लीजिए लद्दाख रीजन में क्या सिचुएशन है। दोनों देशों की आर्मी आमने सामने है। आईटीबीपी तो है ही, लेकिन अब तो आर्मी आमने सामने है ना। तो जब टेंशंस रहती है ना तो फिर लड़ना तो युद्ध आर्मी को ही है।
तो वो वाली जो चीज़ है ना कि ये फोर्स सिर्फ पीस टाइम के लिए है, वो चीज़ सही नहीं ठहरती फिलहाल की सिचुएशन में, क्योंकि हमेशा तो टेंशंस रहती हैं। सबसे लास्ट में अगर देखो एक ही एजेंसी, एक ही फोर्स पूरे देश को, बॉर्डर को गार्ड करेगी ना, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाएगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग में दिक्कत नहीं आएगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाया जा सकेगा। अभी तो एक फोर्स की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दूसरा फोर्स अच्छे से अपनाता नहीं है जल्दी से, लेकिन एक ही फोर्स होगी तो पूरे फोर्स में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अच्छे से अपनाया जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। अब बात आती है वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड में यह कहा जाता है एक सिंगल फोर्स बना दो आप जिसका नाम हो नेशनल बॉर्डर गार्ड। नाम भी सोच लिया राइटर ने, नेशनल बॉर्डर गार्ड बना दो और इसको आप अच्छे हथियार दो और अच्छी मिलिट्री ड्रिल करवाओ बॉर्डर के पास में, वो सारी टैक्टिक्स अपनाए ये नेशनल बॉर्डर गार्ड जो कि जिनकी आवश्यकता है हमारे देश के बॉर्डर को गार्ड करने के लिए। अब क्वेश्चन उठता है रिसोर्सेज कहाँ से आए इस सिंगल फोर्स को इस्टेब्लिश करने के लिए? इसके लिए राइटर कहते हैं सीएपीएफ और असम राइफल्स, इनके रिसोर्सेज को आप पूल कर लो, मतलब इन दोनों फोर्सेस के रिसोर्सेज को आप मर्ज कर दो और उन रिसोर्सेज को यूज करो नेशनल बॉर्डर गार्ड के लिए। ऑफिसर्स जो हैं वो आर्मी से बुलाए जा सकते हैं डेपुटेशन पर। लास्ट में राइटर 2-3 पॉइंट और भी देते हैं, जैसे कि देखो ये जो नेशनल बॉर्डर गार्ड बने ना, नई फोर्स इंडिया के पूरे बॉर्डर को गार्ड करने के लिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आनी चाहिए और आर्मी के तहत ऑपरेट होनी चाहिए। अभी जो कुछ फोर्सेस हैं जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत आती हैं, है ना। और राइटर कहते हैं चूंकि देखो बीएसएफ, सीआरपीएफ ये इंटरनल सिक्योरिटी में भी अपनी ड्यूटीज निभाती हैं, जैसे इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, तो इनको आप पूरी तरह से मर्ज ना करो नेशनल बॉर्डर गार्ड में, इनको पार्शियली मर्ज कर दो। बाकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो फोर्स चाहिए उसको आप अलग करके रखो और असम राइफल्स को रीऑर्गेनाइज कर दो। असम राइफल्स अभी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चलाती है नॉर्थ ईस्ट में, तो इसको आप रीऑर्गेनाइज कर दो और आर्मी में ही रिजर्व के तौर पर इसका इस्तेमाल करो। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया, इंडिया को क्यों एक नई सिंगल एजेंसी की आवश्यकता है जो इंडिया के बॉर्डर्स को गार्ड कर सके। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ड्यूटीज एंड राइट्स के बीच रिलेशनशिप से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे देश में ना बहुत टाइम वेस्ट हुआ है राइट्स के लिए लड़ने के लिए, लेकिन ड्यूटीज पे हमने फोकस नहीं किया है, ड्यूटीज को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। ये स्पीच दी थी प्रधानमंत्री मोदी ने। तो राइटर ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक नेशंस में ना इंडिविजुअल और ग्रुप राइट्स का सम्मान होता है कई सारे रीजन्स की वजह से। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो मोरल रीजन्स हैं कि सबको, जैसे राइट टू लाइफ है, सबको अपने अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, तो मोरली भी इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल रीजन्स भी हैं एक सभ्य समाज, स्टेबल समाज बनाने के लिए और जस्टिस इंश्योर करने के लिए सबके जो राइट्स हैं उनका सम्मान होना ही चाहिए। तो मतलब समझ गए ना, डेमोक्रेटिक नेशंस में सभी इंडिविजुअल और ग्रुप राइट्स का सम्मान होता है और ड्यूटीज़ को भी, कई ड्यूटीज़ को लीगली और कई ड्यूटीज़ को मोरली चेरिश किया जाता है। मतलब सिटीजन से आह्वान किया जाता है कि आप ये कर्तव्य अपने निभाइए ताकि आपको जो राइट्स मिले हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आपको फ्रीडम है कार चलाने की, इसका मतलब ये नहीं कि आप 200 की स्पीड से कार चलाएंगे, आप किसी दूसरे की जान को खतरे में डाल देंगे। तो राइट्स के साथ आपकी ड्यूटीज़ भी बनती हैं। ड्यूटीज़ दोनों टाइप की होती हैं, लीगल ड्यूटी भी और मोरल ड्यूटी भी। मोरल ड्यूटी तो देखो जैसे साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना जो आर्टिकल 51A में है, और लीगल ड्यूटीज जैसे इनकम टैक्स पे करना, इनकम टैक्स आप पे नहीं करोगे तो आपके खिलाफ पेनल्टी लगेगी। समझ रहे हो? तो राइट्स और ड्यूटीज जो है ना वो एक दूसरे को मजबूत बनाती हैं, दोनों एक साथ चलती हैं। ये बोलना कि राइट्स ऊपर आते हैं, ड्यूटीज नीचे आती हैं, ऐसा नहीं होता है। मतलब राइटर के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये फोकस किया ना कि राइट्स पे हमने ज़्यादा फोकस किया है, ड्यूटीज़ को हमने नेग्लेक्ट किया है। लेकिन राइटर इस पॉइंट से इत्तेफाक नहीं रखते। वो बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों को आप हायरार्की में नहीं लगा सकते कि राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या फिर ड्यूटीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे देखो फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है,
तेज फ्रीडम है गाड़ी चलाने की, तो आप रिस्पॉन्सिबली गाड़ी चलाओगे। उसी के हिसाब से जब राइट्स मिलते हैं तो आपके साथ ड्यूटीज भी जुड़ जाती हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं, हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स ने ना लंबी लड़ाइयाँ लड़ी राइट्स मांगने के लिए। ब्रिटिशर्स ने इंडिविजुअल्स को राइट्स नहीं दे रखे थे ना। आज के समय में तो हमारे संविधान में इतने सारे राइट्स हैं, इक्वालिटी का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े हैं सारे। तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो लड़ाई लड़ी राइट्स गेन करने के लिए इंडिविजुअल्स के लिए, उन फ्रीडम फाइटर्स की ये डिससर्विस होगी कि हम राइट्स के ऊपर ड्यूटीज को प्रायोरिटी दें। ये अथॉरिटेरियन रेजिम्स में ज्यादा होता है कि ड्यूटी पे ज्यादा फोकस करना। इसके बाद राइटर ये भी चीज फोकस करते हैं कि देखो, जो पहले का समाज हुआ करता था ना, रिपब्लिक बनने से पहले का, उस समय ये ड्यूटी पर ज्यादा फोकस हुआ करता था। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट है कि जो जिस जाति में आता है वही काम करेगा। ये पहले ऐसा खराब सा कंसेप्ट हुआ करता था ना, तो उनको यही कह के तो समझाया जाता था कि आपकी जाति ये है, आपका कर्तव्य बनता है आप यही काम करो, बेशक उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाए, है ना। लेकिन इसी से तो निजात पाने के लिए राइट्स का कंसेप्ट आया था कि राइट्स मिलने चाहिए, कोई कुछ भी काम कर सके। तो अब हम राइट्स को छोड़ के ड्यूटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब हम पीछे जा रहे हैं, आगे जाने के बजाय प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, हम ड्यूटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। फिर तो ड्यूटी के नाम पे तो कुछ भी करवा लो आप, ये आपकी ड्यूटी बनती है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। ड्यूटी समाज से निकल के आती है, समाज चीज को अच्छा मानता है, वो ड्यूटी बन जाती है। जैसे देखो, कूड़ा फैलाना, पहले लोग कूड़ा फैला देते थे, लेकिन समाज में जागरूकता आई कि कूड़ा फैलाना गलत है। आप आज के समय में आप कम से कम बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखोगे कि लोग डस्टबिन में कूड़ा डालते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले इवन एजुकेटेड लोग भी डस्टबिन में कूड़ा नहीं डालते थे। तो समाज में ये जागरूकता फैली कि ये हमारी ड्यूटी बनती है, तो समाज ने उसे अपनाया। ड्यूटी कलेक्टिव कंसाइंस से निकल के आती है, समझ रहे हो चीज को। ड्यूटी सरकार आपके ऊपर नहीं लाद सकती है। हाँ, सरकार देखो एक डायरेक्शन जरूर दे सकती है। जैसे स्वच्छ भारत कैंपेन है, ये सरकार ने चलाया था, और सरकार ने कैंपेन चलाया तो उसका परिणाम ये निकला, लोगों में जागरूकता आई। तो सरकार एक डायरेक्शन दे सकती है कि कौन सा चीज होनी चाहिए, नागरिक कैसे जागरूक होने चाहिए। बट राइट्स को डिग्रेड करके ड्यूटीज पे ज्यादा फोकस करना, ये प्रोग्रेस नहीं होगी, ये राइटर का मानना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ड्यूटीज एंड राइट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, साथ साथ चलते हैं इस इशू से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।